सोचिए एक शख्स एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसका यंत्र मतलब उसके इंजन की ऊर्जा दुनिया में सबसे बेहतरीन है। एकदम टॉप क्लास गाड़ी। वही, उसके पास ताकत है और आगे पूरा खुला रास्ता है जहां वो अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ के ऊपर न किसी और का हाथ कसकर रखा हुआ है। ये तो काफी घुटन भरा एहसास होगा। बिल्कुल, वो मुड़ना कहीं और चाहता है पर गाड़ी किसी और दिशा में जा रही है। तो आज हम जिस लेख पर डीप डाइव कर रहे हैं उसका मुद्दा यही अदृश्य हाथ है, जो हमारी आजादी के स्टीयरिंग व्हील पर कब्जा जमाए बैठा है। सही कहा। और इस रोचक लेख का आधार है द सॉवरेन सोल एंड द शैकल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये सच में एक दिमाग को हिला देने वाला विषय है। इस लेख का मुख्य बिंदु व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम और हमारी संस्थाओं के बीच लगातार चलने वाला टकराव है। परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि व्यक्ति की आजादी में जो सबसे पहला हस्तक्षेप होता है, जो सबसे पहली रोक-टोक होती है, वो उसका अपना परिवार करता है। बचपन से ही हिदायतों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। वही ना, कि क्या सोचना है, कैसे बैठना है, किन परंपराओं को मानना है। अब देखिए, आमतौर पर परिवार को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। बिल्कुल, सबसे सेफ स्पेस। हाँ, तो इसलिए आजादी छीनने के मामले में उन पर उंगली उठाना सुनने में थोड़ा चुभने वाला लग सकता है। चुभने वाला जरूर है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक परिवार को पूरी तरह दोष नहीं देता। अच्छा, वो कैसे? उनका कहना है कि परिवार के लोग जानबूझकर किसी की आजादी नहीं छीन रहे हैं। वो तो बस वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ियों से देखा, सुना और सीखा है। मतलब एक आदत बन चुकी है। हाँ, ये हस्तक्षेप दरअसल उनकी तरफ से एक उपदेश होता है, एक नैतिक सीख जिसका इरादा शायद सामने वाले की भलाई करना ही होता है। वो परंपराओं के पालन को सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। अगर मैं इसे समझने के लिए एक आम उदाहरण दूं तो परिवार किसी भी आम इंसान की तरह है जो अपने स्मार्टफोन पर आया हुआ कोई पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट ना बस आगे बढ़ा रहा है। एकदम सही एनालॉजी है। उन्होंने खुद वो कोड नहीं लिखा है। उन्हें बस लगता है कि ये जो सिस्टम अपडेट मिला है वो ठीक है, इसलिए वो अपनी अगली पीढ़ी को वही कोड सौंप देते हैं। वो संदेशवाहक हैं, संदेश के निर्माता नहीं। वही पुराना व्हाट्सएप फॉरवर्ड, बिना सोचे समझे आगे भेज देना। एकदम वही। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर परिवार सिर्फ वो कोड आगे बढ़ा रहा है तो इन नियमों को लिखने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है? वो कौन है जो तय कर रहा है कि समाज में एक व्यक्ति को किस दायरे में रहना है? यही वो मोड़ है जहां ये पूरा ताना बाना गहरा होता है। लेखक इस हस्तक्षेप का असली स्रोत धर्म और संस्कृति को मानता है। उन्हें इस पूरी व्यवस्था का नाटर गुरु या मुख्य सूत्रधार बताया गया है। नेता गुरु मतलब एक तरह से रिंग मास्टर। बिल्कुल। और इसमें कई अलग अलग इकाइयां शामिल हैं, जैसे समाज, राष्ट्र, फतवा जारी करने वाले कट्टरपंथी और वो लोग जिन्हें लेख में कल्चरल जेथू कहा गया है। कल्चरल जेथू मतलब सांस्कृतिक ठेकेदार या समाज के वो अंकल लोग जो सब पर नजर रखते हैं। हाँ, वही ठेकेदार जो तय करते हैं कि एक इंसान क्या पहनेगा, किससे प्रेम करेगा और किस तरह के विचार रखेगा। पर एक रुकिए, यहाँ एक आलोचनात्मक सवाल उठाना बनता है मेरे दिमाग में। हाँ, पूछिए। लेखक इस पूरी व्यवस्था को एक योजना या सदियों पुराना आम सहमति वाला जाल बताता है, पर क्या सच में कुछ लोग एक जगह बैठकर ऐसी योजना बनाते हैं कि इंसान को कैसे नियंत्रित किया जाए? ये काफी वैलिड सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक नेचुरल सामाजिक विकास का हिस्सा है, एक ऐसी व्यवस्था जो शायद हजारों साल पहले कबीलों को एकजुट रखने के लिए शुरू हुई थी, पर अब आधुनिक जमाने के तर्कशील इंसान पर वही चीज बोझ बन गई है। हम हर चीज को किसी सोचे समझे षड्यंत्र का नाम तो नहीं दे सकते ना। ये तर्क पूरी तरह स्वाभाविक है कि शुरुआत में नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा ही रहा होगा, पर लेखक का ध्यान नियत पर नहीं बल्कि उसके आज के परिणाम पर है। मतलब आज क्या असर हो रहा है उस पर? सही। शुरुआत कैसे हुई ये अलग मुद्दा है, पर आज स्थिति ये है कि इन संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य बस अपने अस्तित्व और अपनी ताकत को बनाए रखना हो गया है। अपना पावर कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। और कोई भी संस्था अपनी ताकत तभी बचा पाती है जब लोग बिना सवाल किए उसके नियमों का पालन करते हैं। एक बार जब ये ठेकेदार अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं तो उन्हें अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक भय का माहौल बनाना पड़ता है। डर जरूरी है कंट्रोल के लिए। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा और असरदार हथियार जो उनके पास है
वो है सामाजिक दबाव, जिसका जिक्र लेखक ने लोग क्या कहेंगे के रूप में किया है। बंगाली भाषा में इसे पाछे लोके किछु बोले कहा गया है। अरे ये लोग क्या कहेंगे वाला हिस्सा तो दरअसल हमारी दैनिक जिंदगी में उतरा हुआ सबसे सच्चा अनुभव है। मुझे लगता है कि इस सामाजिक दबाव के चलते बाहरी प्रहरियों या पुलिस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लोग खुद ही डर जाते हैं। लोगों ने ना अपने दिमाग में एक अदृश्य सीसीटीवी कैमरा लगा लिया है। वो हर कदम उठाने से पहले खुद ही अपनी आजादी को नापने और काटने लगते हैं। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। जब किसी संस्था को नियंत्रण करना होता है तो वो डंडे का डर उतना इस्तेमाल नहीं करती जितना वो अपमान और बदनामी के डर का करती है। बदनामी का डर तो डंडे से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने समुदाय से बाहर निकाल दिए जाने या बॉयकॉट हो जाने के डर से इतना ग्रस्त रहता है कि वो अपने तार्किक होने का फायदा ही नहीं उठा पाता। उसका रैशनल माइंड काम ही नहीं करता उस डर के आगे। और धीरे धीरे ये ठेकेदार इसी अदृश्य डर का फायदा उठाकर इंसान की पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेते हैं। और इस बात का सीधा असर इंसान के रोजमर्रा के जीवन पे पड़ता है। अगर हम एक तार्किक प्राणी की बात करें जिसके पास अपना दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, तो न्याय तो यही कहता है कि उस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। उसे अपने अस्तित्व, अपनी इच्छाओं और अपने भविष्य के बारे में आजाद फैसले लेने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल उलट दिखाई देती है। बहुत उलट। ऐसा लगता है कि कानून, परंपराओं और ये खोखली नैतिकता के इतने गहने जाल में इंसान बन गया है कि उसकी सांस लेने की जगह ही नहीं बची है। यही अंतर इस लेख का सबसे मर्मिक हिस्सा है। लेखक समझाते हैं कि इन सब रुकावटों के बीच इंसान आज सिर्फ टिका हुआ है। वो बस सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहा। हाँ, उसकी सांसें चल रही हैं, पर उसकी जिंदगी को सच्चे मायने में लिविंग या जीवन जीना नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, स्वेच्छाचारिता, जिसका अर्थ है अपनी मर्जी थोपना या डिक्टेटरशिप दिखाना। हाँ, जैसे मनमानी करना। अक्सर ये संस्थाएं आम इंसान पर आरोप लगाती हैं कि अगर उन्हें आज़ादी मिली तो वो मनमानी करेंगे। पर लेखक उल्टा दर्पण दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आम इंसान सिर्फ आज़ादी चाहता है, मनमानी नहीं। दरअसल मनमानी तो धर्म, समाज और राष्ट्र खुद कर रहे हैं। यानी जिन संस्थाओं का काम इंसान को राह दिखाना था, वही उसे पैरों तले रोंद रही हैं, अपनी चला रही हैं। हाँ, क्योंकि इन संस्थाओं को ना इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता कि एक व्यक्ति विशेष क्या चाहता है। उसकी खुद की चाहत, उसके सपने इन बड़ी परंपराओं के सामने कोई मोल नहीं रखते। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनके नियम है। उनका फोकस सिर्फ अपनी लिस्ट के नियमों को थोपने पर होता है। और इसके चलते जो व्यक्ति कभी अपनी कल्पना की उड़ान भर सकता था, वो बस इन नियमों का पालन करने में और आलोचना से बचने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। वो बस किसी तरह सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल, वो बस इस दुनिया में मौजूद रहकर किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। अगर मैं इस जिंदा रहने और जीवन जीने के अंतर को वही अपने शुरू वाले गाड़ी के उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँ ना, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है जैसे एक उच्च क्षमता वाली तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार हो जो खुले लंबे रास्तों पर हवा से बातें करने के लिए बनाई गई हो, जिसमें बहुत पावर हो। लेकिन उस गाड़ी के ड्राइवर को मजबूर किया जाए कि वो अपनी गाड़ी को सिर्फ एक ऐसी पतली, बंजर और टेढ़ी मेढ़ी गली में चलाए जहां हर 5 कदम पर सामाजिक परंपराओं और तानाशाही के ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स या रुकावट वाले पत्थर रखे हों। तो वहां वो गाड़ी भागेगी कैसे? वही ना, अब वो गाड़ी चल तो रही है, लेकिन उसकी क्षमता, उसकी ताकत किस काम की? वो अपनी मंजिल की ओर थोड़ी बढ़ रही है, बल्कि उस गली में किसी तरह अगले पत्थर को पार करके अपनी बॉडी को टूटने से बचा रही है। हाँ, बस टूटने से बचा रही है। और धीरे धीरे बिना अपनी ताकत का ढंग से इस्तेमाल किए उस गाड़ी का यंत्र अंदर अंदर बंद पड़ने लगता है, घुटने लगता है। और उस इंजन का घुटना ही एक इंसान का सिर्फ टिका रहना है। उसकी सारी सृजनात्मक क्षमता, उसकी आजाद सोच, उसका सारा तर्क उन्हीं स्पीड ब्रेकर्स को और उन सामाजिक रुकावटों को पार करने में और लोग क्या कहेंगे के डर से बचने में खर्च हो जाता है। पूरी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। और इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि जब एक इंसान अपनी आधी से ज्यादा उम्र उस पतली गली में गुजार देता है ना, तो वो बाहर की खुली दुनिया की कल्पना ही भूल जाता है। उसे वही नॉर्मल लगने लगता है। उसे वही घुटन भरी गली पूरी दुनिया लगने लगती है। वो उन बेड़ियों को आभूषण मानने लगता है। यही घुटन लेखक की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो यहाँ आकर एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि इन सब का समाधान क्या है? अगर ये सारी संस्थाएं इतनी मनमानी करती हैं और इंसान की स्वाभाविक आज़ादी को नष्ट करती हैं, तो क्या लेखक ये मांग कर रहा है
कि दुनिया से सारे नियम कानून जला दिए जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम एक ऐसी अराजकता या एनार्की की तरफ बढ़ें जहां कोई परिवार न हो, कोई समाज या कोई राष्ट्र ही न हो? नहीं। क्या लेखक का आशय सिर्फ पूरे विद्रोह से है? नहीं, और यही इस लेख का सबसे संतुलित और गहरा भाग है, जहां वो बैलेंस दिखाते हैं। लेखक अराजकता की मांग बिल्कुल नहीं कर रहा। वो पूरी तरह मानता है कि समाज को चलाने के लिए नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए, परंपराएं होनी चाहिए। सोसाइटी चलाने के लिए बेसिक रूल्स तो चाहिए ही। आजादी को ही मिटा दें। लेखक एक बहुत ही बुनियादी सच की याद दिलाता है, जिसे आमतौर पर ये बड़ी-बड़ी संस्थाएं भूल चुकी हैं। और वो सच ये है कि धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र का अपना खुद का अस्तित्व न सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से है। एकदम पॉइंट की बात है ये। इंसान ना रहे तो धर्म का क्या वजूद, समाज कहाँ बनेगा, राष्ट्र की सीमाएं आखिर किस काम आएंगी? इंसान नहीं तो कुछ नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं दरअसल इंसान की भलाई के लिए ही बनाई गई थीं। इन्हें इंसान के दैनिक जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आम इंसान की रची गई ये व्यवस्थाएं खुद देवता बन गई हैं। हाँ, सुप्रीम हो गई हैं। और जिसने इन्हें बनाया यानी खुद इंसान, वही इनके पैरों की धूल बनकर रह गया है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसलिए इन संस्थानों को हमें इंसान द्वारा बनाए गए औजार या टूल की तरह देखना चाहिए। एक औजार को किस लिए बनाया जाता है? ताकि वो इंसान की चोट को रोके, उसका काम आसान करे, उसे सुरक्षा दे। जैसे एक हथौड़ा। हाँ, जैसे हथौड़ा। लेकिन जब वो औजार ही अपने बनाने वाले पर हमला करने लगे, जब एक व्यवस्था ही उसके सृजनकर्ता की आज़ादी छीनने लगे, तो एक तर्कशील दिमाग को तुरंत समझ जाना चाहिए कि उस व्यवस्था में कोई भयंकर खराबी आ चुकी है। सिस्टम ग्लिच आ गया। लेखक यहाँ स्पष्ट करता है कि सब कुछ इंसान की भलाई और उसके मंगल के लिए होना चाहिए। अगर नियंत्रण दमनकारी और अन्यायपूर्ण हो जाए, तो आम इंसान खुद ईश्वर जैसी सबसे बड़ी सत्ता को भी नमस्कार करके दूर हटने की ताकत रखता है। वो उन्हें भी रिजेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये सामाजिक संस्थाएं क्या हैसियत रखती हैं? वाह, दमनकारी रूप में तो इंसान ईश्वर को भी नहीं चाहता। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधा दिल और दिमाग दोनों पर प्रहार करती है। इसका अर्थ यही है कि जहां जुल्म है, जहां आज़ादी का हनन है, वहां इंसान अपने सबसे बड़े विश्वास को भी चुनौती दे सकता है। हाँ, जब घुटन हो तो विश्वास भी टूटने लगता है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उभर कर आती है जो सदियों से चली आ रही पुरानी परंपराओं और नियमों का अंधा अनुकरण करते करते अपनी असलियत बिल्कुल भूल चुका है। अपनी ओरिजिनल आजाद आइडेंटिटी भूल गया है। हमने इस चर्चा की शुरुआत परिवार के उस पुराने हिदायत भरे फॉरवर्ड किए हुए संदेश से की थी। वहां से चलते हुए हम समाज, धर्म और राष्ट्र के उन ठेकेदारों तक पहुंचे जो आज़ादी पर पाबंदियां लगाते हैं। उन कल्चरल जत्थों की बात की। हाँ, और फिर हमने उस तानाशाही का जिक्र किया जो हमें फ्रीली जीवन जीने नहीं देती, बल्कि सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने पर मजबूर करती है, वो पतली गली में फंसी स्पोर्ट्स कार की तरह। और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर व्यवस्था का एकमात्र धर्म इंसान की भलाई होना चाहिए, उस पर राज करना नहीं। एकदम सही समराइज किया आपने। और अगर हम इस चर्चा को किताबी पन्नों से थोड़ा बाहर निकालकर आम दैनिक जीवन पर देखें ना, तो इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि अगले दिन जब हम किसी परंपरा को आंख बंद करके मानने जा रहे हों या अपने किसी फैसले को सोसाइटी के डर से बदलने लगें, तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें ज़रूर कि हम आखिर ये कर क्यों रहे हैं। हाँ, कि क्या मैं ये फैसला अपने असली भलाई के लिए ले रही हूँ या सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि उस अदृश्य डर से। क्या मेरी परंपराएं मेरी प्रगति में सहायक है या बस वही रुकावट वाले पत्थर है जो मेरी गाड़ी को खुले आसमान के नीचे दौड़ने से रोक रहे हैं। और दोस्तों, यही सवाल हमें जगाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस गहरी चर्चा और इन्हीं उलटफेर वाले विचारों के साथ मैं इस डीप डाइव को एक आखिरी दिमाग को झकझोरने वाले मुद्दे पर छोड़ना चाहता हूँ। मैं पूरी तैयार हूँ सुनने के लिए। हमने पूरे वक्त उस तर्कशील दिमाग की बात की जो सामाजिक पाबंदियों की पतली गलियों में घुटन महसूस कर रहा है। तो तस्वीर पूरी तरह बदल कर सोचिए कि अगर कल सुबह उठते ही अचानक इस दुनिया से समाज, धर्म और राष्ट्र के सारे पुराने नियम, सारी पाबंदियां बिल्कुल गायब हो जाएं। मतलब सब कुछ रीसेट हो जाए, ब्लैंक स्लेट। हाँ, एक शून्य से शुरुआत, जहां कोई नाते गुरु नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। तो एक आज़ाद, समझदार और तर्कशील समुदाय के रूप में अपने दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए इंसान सबसे पहला नया नियम क्या बनाएगा जो उसे आसमान में उड़ने की आज़ादी भी दे
और जमीन पर गिरने पर सुरक्षा भी। इस खुले प्रश्न के साथ आज हम यही रुकेंगे। इस बारे में सोचिएगा जरूर।